एक पिता जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी बिताई बुढ़ापे में अपनों का साथ मिलेगा। लेकिन जब जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हुआ तो अपनों के कदम उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचे। सोनीपत से सामने आया यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि बदलते दौर में रिश्तों और संवेदनाओं पर कई सवाल खड़े करता है। देखें रिपोर्ट। कहते हैं दुनिया का हर पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर देता है। उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े बड़े सपनों का त्याग कर देता है और जब उम्र ढलने लगती है तो बस एक उम्मीद बचती है कि आखिरी सफर में अपनों का साथ जरूर मिलेगा। लेकिन सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में एक पिता की यह उम्मीद भी अधूरी रह गई। ये तस्वीरें सिर्फ अंतिम यात्रा की नहीं बल्कि उस इंतजार की हैं जो शायद आखिरी सांस तक खत्म नहीं हुआ। 74 वर्षीय शिवचरण राम रतन गुप्ता कभी मुंबई के जाने माने कपड़ा कारोबारी थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वे हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। लगभग 1.5 साल पहले अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ यहाँ आए थे। 2 साल पहले पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई और अब शिवचरण भी इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी 3 बेटियां हैं, सभी शिक्षित, 2 अध्यापिका। लेकिन पिता के अंतिम समय में कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सके। बीमारी के दौरान भी वे बेटियों के फोन का इंतजार करते रहे। आश्रम प्रबंधन लगातार उनकी तबीयत की जानकारी भी देता रहा, लेकिन इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर रह गया। हर दिन दरवाजे पर नजरें टिकती थी, हर फोन की घंटी पर उम्मीद जागती थी, लेकिन इंतजार आखिर तक इंतजार ही बना रहा। और फिर एक रात उन आंखों ने हमेशा के लिए इंतजार करना छोड़ दिया। मंगलवार देर रात शिवचरण गुप्ता ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में उनका अपना कोई नहीं था। सिर्फ वृद्धाश्रम के लोग थे जिन्होंने रिश्तों से बढ़कर इंसानियत निभाई। मंगलवार को जब शिवचरण गुप्ता ने अंतिम सांस ली तो वृद्धाश्रम प्रबंधन ने तीनों बेटियों को सूचना दी। उम्मीद थी शायद इस बार वे जरूर आएंगी, लेकिन जवाब आया दूरी ज्यादा है, समय नहीं है, अंतिम संस्कार यहीं कर दीजिए। बड़ी बेटी ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेज दिए और कहा सारा काम अच्छे से करा देना। जब मुखाग्नि देने की बात आई तो बेटियों ने वीडियो कॉल पर पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। वीडियो कॉल पर पिता का चेहरा देखते ही एक बेटी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। लेकिन वो आवाज उस पिता तक कभी नहीं पहुंच सकी। इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार खराब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है हम आते हैं। मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही करते रहे कि आते हैं और वो नहीं आई। डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीरदान के बारे में बोला है, भाई शरीरदान करा दो। तो उन्होंने कहा कि शरीरदान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना। और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना, भाई आप इसका अंतिम संस्कार करें। वीडियो कॉल पे दिखा? हाँ, वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया, भाई ये अंतिम संस्कार कर दिया है। जो रीति रिवाज अपने हिंदू में सारी फॉर्मेलिटी करके हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने कुछ पैसे ही भेजे थे? हाँ, 5100 रुपये भेजे थे उसकी छोटे वाली बिटिया, लेकिन आ नहीं पाए। शमशान घाट में चिता सजाई गई, कंधा देने वाले बेटे नहीं थे, लेकिन वृद्धाश्रम के लोग थे, समाज सेवी थे, जिन्होंने बेटे का फर्ज निभाया। मुखाग्नि दी गई, पूरी प्रक्रिया वीडियो कॉल पर दिखाई गई। इतना ही नहीं, चिता जलते समय भी फोन पर सवाल आया, अभी और कितना टाइम लगेगा। जब बताया गया कि अंतिम संस्कार पूरा होने वाला है तो जवाब मिला सारी वीडियो मुझे भेज देना। और जब आश्रम प्रबंधन ने कहा कि 20 तारीख से पहले आकर अस्थियां ले जाइए तो जवाब मिला देखते हैं। तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया।
ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ, बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या नहाएंगे और नहाएंगे चूल्हा जलाएंगे। लेकिन इस कहानी का सबसे उजला पहलू उस इंसान ने लिखा जो अपनों के प्यार के लिए जिंदगी भर तरसता रहा। शिवचरण गुप्ता ने जीते जी नेत्रदान का संकल्प लिया था। मृत्यु के बाद डॉक्टरों की टीम वृद्धाश्रम पहुंची। पूरे सम्मान के साथ उनकी आंखें दान कराई गई। अपनों की आंखें नम नहीं हुई, लेकिन उनकी आंखें दो अनजान लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए रोशनी बन गई। शायद यही वजह है कि इंसान चला गया, लेकिन इंसानियत जिंदा छोड़ गया। नहीं आए वो, अगर चाहते तो मतलब जैसे 1-2 दिन फ्रिज में बॉडी हम रखवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आना चाहते तो मतलब बॉडी भी रखवा देते और आके दर्शन भी कर लेते, मगर उनका मन इतना नहीं था कि मतलब वो आए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो अस्थियां हैं वो उठा के रख देना, हम ले जाएंगे। फिर मैंने कहा बेटा ठीक है, इसकी परसों अस्थियां उठेगी वो रख देंगे, उनको हम 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो बोले कि अंकल जी अब तो पापा भी नहीं रहे, तो अस्थियों को आप ही विसर्जित कर देना। अस्थियां भी विसर्जित करेंगे? नहीं, बच्चे नहीं करेंगे, मैंने ही जाके सरकारी बोलेंगे। यह रिपोर्ट किसी बेटी या परिवार पर फैसला सुनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के सामने एक सवाल रखने के लिए है। क्या भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने माता पिता के लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते, जिन्होंने हमें चलना सिखाया? क्या रिश्ते अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सिमटते जा रहे हैं, या फिर संवेदनाएं सचमुच कहीं बहुत पीछे छूट गई हैं? सोनीपत की इस घटना ने एक बार फिर याद दिला दिया कि रिश्ते हार गए, लेकिन इंसानियत जीत गई, क्योंकि जहां बेटियां नहीं पहुंची वहां वृद्धाश्रम ने बेटे का फर्ज निभाया। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो काफी भावुक कर देने वाली ये खबर सोनीपत से सामने आई है। बहरहाल वृद्धाश्रम पक्ष जो है वो आप लगातार सुन पा रहे हैं। वृद्धाश्रम के संचालक आनंद कुमार का बयान भी आपने इस रिपोर्ट में सुना, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि हमने बोला कि अगर आप आते हैं तो हम बॉडी को रख सकते हैं, लेकिन सामने से जवाब आया कि अभी संभव नहीं है। कई तरह के सवाल हैं इस पूरी रिपोर्ट के जरिए जो हमें सामाजिक तौर पर पूछने के लिए मजबूर करते हैं। क्या माता पिता और अपनों के बीच बच्चों के रिश्ते मोबाइल और ऑनलाइन के बीच सिमटते जा रहे हैं? तो देखा आपने इस पूरी रिपोर्ट के जरिए किस तरह से पूरा भावुक कर देने वाला मामला सोनीपत से सामने आया है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए वृद्धाश्रम के संचालक आनंद कुमार जी जुड़ गए हैं। आनंद कुमार जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए जनता टीवी को। नमस्कार। आनंद कुमार जी, चूंकि पिछले 2 दिनों से लगातार ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है, सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कुछ लोग अपना काफी ज्यादा गुस्सा भी प्रकट कर रहे हैं। क्या पिछले 2 दिनों में परिवार की तरफ से, तीनों बेटियों की तरफ से कोई संपर्क अभी तक हो पाया है? उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएं। देखिए, संपर्क तो रात को जब वो गुजरे थे ना, 3:15 बजे गुजरे थे, उसी टाइम मैंने उनको फोन कर दिया था। और भाई मतलब लड़कियों को मैंने बता दिया था फोन करके, और ये भी कहा था बेटा तुम आना चाहो तो आज कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको हम वेट भी कर लेंगे। तो उनका कहना यही रहा कि अंकल काफी दूर है, आने में हमें 1.5 दिन लगेगा, आप इसका अंतिम संस्कार करवा दो। आनंद जी, बिल्कुल आपका ये बयान भी हमने सुना, अपनी रिपोर्ट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया भी। मेरा ये सवाल था कि जब ये पूरा हुआ, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हुई, वो मोबाइल पर बेटी उनकी वीडियो कॉल पर जुड़ी हुई थी, तीनों बेटियां, वो भी हमने देखा, लेकिन क्या अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद अभी तक बेटियों की तरफ से दोबारा बातचीत की गई है आपसे? चूंकि ये खबर लगातार वायरल हो रही, सोशल मीडिया पर लोग अपनी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अस्थि विसर्जन के बाद, क्या अभी तक बेटियों ने संपर्क किया आपसे किस तरह से? नहीं, देखिए आज भी उनसे बात हुई थी मेरी, और उन्होंने बड़ा मतलब अफसोस बताया कि ये आप क्या कर रहे हैं। माँ बहन जी, मैंने क्या कहा, मेरे को ये तो बता दो मेरी गलती क्या है।
मैंने कुछ आप लोगों के बारे में कहा हो या जो अंकल जी थे उनके बारे में कहा हो, जी मगर उन्हें तो ये हो गया ना कि मीडिया, भाई मीडिया तो देखिए मैं 37 साल से आश्रम चलाता हूँ, रोडों से लावारिसों को उठाता हूँ, सोशल वर्क है मेरा, मीडिया वाले मेरे आसपास में होते हैं, उनको पता लग गया तो उन्होंने इसको मेरे साथ आगे बढ़। हम्म अब उनको मैं कैसे रोक सकता हूँ? हम्म और मैं कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ जो मैं मीडिया को रोकूंगा। अभी देखो मेरे लिए सब कुछ फ्री है, प्लान है, मतलब मैं किसी चीज में लको नहीं रखता। हम्म उनको ये होगा कि मीडिया पे आपने मतलब ये क्यों उछाला। नहीं, सोशल मीडिया पर चूंकि बेटियों ने देखा वीडियो, वो वीडियो वायरल हुआ, इसमें हाँ। आपका कोई दोष नहीं है आनंद कुमार जी। और मेरा सवाल इसीलिए ये वाला जरूरी था चूंकि 2 दिनों में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही होगी बेटियों की, मजबूरी थी, लापरवाही थी। हम किसी के भी हक में या किसी के भी खिलाफ फैसला देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम कोई निर्णय करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो हुआ है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे, किन परिस्थितियों में हुआ है वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके जरिए जो सवाल खड़ा होता है सामाजिक स्तर वो भी जानना चाह रहे हैं। आनंद कुमार जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए कि 1.5-2 साल पहले बताया जाता है कि जब शिवचरण रामरतन गुप्ता जी आए थे अपनी धर्म पत्नी के साथ, वो किन परिस्थितियों में आए थे? क्या उनको कोई छोड़कर गया था, मजबूरी थी उनके सामने? एक्चुअली ये जब आए थे 1.5-2 साल पहले, तो ये हमारे पास नहीं आए थे, ये दूसरा आश्रम था एक हमारे सोनीपत में, उस आश्रम में आए थे जी। और हमारे पास तो मैंने एंट्री देखी ये 13 मार्च 2026 को आए हैं। जी। तो 13 मार्च 26 से मेरे पास लगातार रहे, कोई दिक्कत नहीं। वहां पहले आश्रम में जहाँ थे वहां इनकी पत्नी गुजर गई थी, तो उस टाइम में मतलब जैसे मेरे को पता लगा कि उस टाइम तो बेटियां आई थी, और बेटियां आई हैं तो भाई ठीक है, पापा है, माँ गुजर गई, चलो। अब शायद उनके मन में ये भी हो गया पापा आखिरी थे और वो चले गए, अब कि क्या वहां किससे मिलेंगे हम, किसके पास जाएंगे। ये मतलब इतना जैसे मानता हूं कि बेटियां थी, आना चाहिए था, मगर बेटियों ने भी ये अंदाजा ला लिया कि पापा तो नहीं रहे, अब जाएं तो कहाँ जाएं। इसी कारण उन्होंने मतलब ना आने का शायद यो मन बनाया है। क्या वो अपनी इच्छा से आनंद कुमार जी आए थे, शिवचरण राम गुप्ता जी अपनी धर्म पत्नी के साथ, या उनको कोई छोड़ कर गया था? क्या इस चीज को लेकर आपको जानकारी मिली है किसी तरह से? हाँ नहीं, जानकारी मैं बताता हूँ। मेरे आश्रम को 37 साल हो चुके हैं, और हमारे पास जो बुजुर्ग आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। अब हाल में भी हमारे पास यूं मानो 3 स्टेटों के बुजुर्ग हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। ये महाराष्ट्र से ये गुजर गए पहले, और भी क्या नाम उत्तराखंड है, और ये राजस्थान, पंजाब और स्टेटों से भी बुजुर्ग रह के गए हैं। ये सब अपने आप आते हैं, मतलब लेने हम उसको जाते हैं जिसको जैसे किसी ने बता दिया भाई ये बुजुर्ग यहाँ पड़ा है, शहर से कोई कॉल आती है, आसपास से कोई कॉल आती है, भाई ये बुजुर्ग है, हम पहले उसकी वीडियो मंगाते हैं, भी वीडियो भेजो एक बार कैसा है जी। तो उसके हिसाब से अगर हम अपने पास रखने में सक्षम है तो उसको हम यहाँ ले आते हैं। अगर अपने पास रखने में सक्षम नहीं है, जैसे कुछ लोग इसे होते हैं जो लैट्रिन बाथरूम वहीं कर रहे हैं, जिनके कीड़े पड़े उड़ हैं, बेसहारा लाचार हैं, उनको हम अपना घर आश्रम भेजते हैं। आनंद जी, क्या आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी शिवचरण गुप्ता जी की जब वो वृद्धाश्रम आए थे? देखिए मतलब अंदाजा तो यही है कि बड़े बॉम्बे के कपड़ा व्यापारी थे ये, और समय ने इनके साथ हालात ऐसे कर दिए कि जब ये मेरे आने से मेरे जो दूसरे आश्रम में आए थे, मियाँ बीबी दोनों आए थे, तो हालात तो उस टाइम इनके नाजुक थे, वरना कौन अपने घर से निकलता? आप अंदाजा ला के देखिए, कोई नहीं निकलता। जब निकलता जब उसको रोटी तक के लाले पड़ ले, रहने के लिए मकान तक के लाले पड़ ले। तो इनके साथ भी कोई न कोई ऐसी घटना घटी है जिसके कारण ये मतलब दोनों मियाँ बीबी घर से निकले हैं। बेटियों का जहां तक मेरा अंदाजा है, बेटियों ने इसको बोला था पापा को कि पापा आप हमारे पास रहो, मगर जो हमारी पुरानी रीत है जिसको हम बोलते हैं ना कि बुजुर्ग कई कहते हैं भी मैंने बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना, ये उस सोच के इंसान थे, इसी कारण ये बेटियों के पास नहीं गए, अन्यथा बेटियां इनको रखने को तैयार थी। जी हाँ। लेकिन आनंद कुमार जी, जिस तरह से आज काफी चीजें बदल गई हैं, और इस घटना के बाद से लोग ये कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया के जरिए बेटियों ने देखा, उनको आना चाहिए था, वो नहीं आई, ये गलत हुआ, इस तरह से लोग अपनी बात रख रहे हैं। क्या आपको लगता है माता पिता बच्चों के बीच में जो ये दूरियां हैं बहुत बढ़ गई हैं सोशल मीडिया के जमाने में, और जहां पर पहले आमने सामने बैठकर बात होती थी वहां पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की जाती है,
और इस केस में तो काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला पल यह है कि ऑनलाइन देखा बेटियों ने अपने पिता के अंतिम संस्कार को। देखिए सर, हालात को तो आप भी जान रहे हैं और मैं तो 37 साल से देख ही रहा हूं, क्योंकि जो हमसे पहले थे ना वो तो परिवार कुछ इनकी, जैसे मेरे पास भी बुजुर्ग हैं, इनके कितने हैं, कम से कम 5-6 से लेकर 10-12 तक बच्चे होते हैं जी। एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा उनकी देखभाल कर लेता है। मगर आने वाली जो स्थिति है, जो अब जो चल रही ना, हम दो हमारे दो, आने वाली स्थिति तो सबसे भयानक उस टाइम होगी जब वो बच्चे जवान होंगे और जो आज जवान है वो जो बुढ़ापे में जाएंगे। बिल्कुल आनंद कुमार जी, कुल मिलाकर जी बोलिए, प्लीज पूरी कीजिए बात। क्योंकि देखिए इनको तो जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, 5-6 से लेके 8-8, 10-10, 12-12 तक बच्चे हैं भाई। 1, 2, 3, 4 निकम्मे निकल गए तो 1, 2 तो ठीक है, वही उनकी सेवा कर रहा है। और सबसे ज्यादा घर से निकलने की प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों मियाँ बीबी में से एक रह जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आनंद कुमार जी आपका कहना है कि सामाजिक स्तर पर काफी ज्यादा विचार विमर्श सोचने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं आगे और ना हो। फिलहाल आनंद कुमार जी बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए सर, और इस पूरी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। तो सोनीपत का ये पूरा मामला जिसमें बताया जाता है कि तीनों बेटियां सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखी। आनंद कुमार जी को खुद आपने सुना, जो वृद्धाश्रम के संचालक हैं, जो बता रहे थे किस तरह से पूरी प्रक्रिया कराई गई, फिर अस्थि विसर्जन कराया गया, और इस पूरे मामले को लेकर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।